फिर चलिए क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। विच सेल टाइप स्पेशलाइज फॉर कम्युनिकेशन। तो इसमें मसल सेल नहीं आएगा, फैट सेल भी नहीं आएगा, स्किन सेल भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? नर्वस सेल। नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो हमने देखा जैसे प्रोजेक्शन होंगे और फिर से ऐसा होगा, फिर ऐसे ही दूसरे सेल होंगे जो फिर से, तो क्या होगा? अगर किसी सिग्नल को भेजना है तो ऐसे पास हो जाएगा। तो यहां से सिग्नल पास होगा, ये जो सेल होगा इसको सिग्नल देगा, ये से अगले वाले अगले अगले वाले जो सेल्स होगा वो कुछ नहीं, तो ऐसे सिग्नल पास होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन में वो जो न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, वो काम करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन 5 का आंसर होगा बी, नर्वस सेल्स। नर्व जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। अगर जैसे हम जनरल ऐसा एग्जांपल देखते हैं कि अगर मच्छर हमें बाइट करता है तो हाथ में बाइट करता है, लेकिन दिमाग को पता चलता है, तो कैसा पता चलेगा? कि जो हाथ में होते हैं, पूरा बॉडी जो होता है न्यूरॉन से भरा पड़ा, क्योंकि ब्रेन को चाहिए सिग्नल्स ताकि वो अच्छे से बॉडी को मेंटेन कर सके। हमने देखा कि ब्रेन का क्या काम है, वो बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो उसको पूरी की पूरी बॉडी की समझ होनी चाहिए। उसके लिए ये जो सेल्स होते हैं वो एज अ कम्युनिकेशन पोर्टल का काम, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो बता देंगे कि हाँ इधर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो इसी तरह वो क्या होता है, जो हमारा हैंड होता है, हैंड से ब्रेन तक, अगर यहाँ प्रॉब्लम हुआ है तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन ये थ्रू आउट द बॉडी यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। तो पूरे बॉडी के अंदर न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं। तो जैसे ही यहाँ बाइट करेगा मच्छर, यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, और फिर ब्रेन फिर से रिस्पॉन्स देने का सिग्नल भेजेगा, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल होता है। तो इससे पता चलता है कि केमिकल का सिक्रेशन होगा और आयन का सिक्रेशन होगा। जो आयन जो होंगे, बहुत सारे कैल्शियम होगा, है ना? तो ऐसे बहुत सारे आयन होंगे, वो सिग्नलिंग पास करेंगे पूरी, और फिर जो हाथ होगा वो अपने मूवमेंट करेगा ताकि वो मच्छर जो होगा उसको दूर भगा सके। तो इस हिसाब से न्यूरॉन सेल्स काम करते हैं। तो इसलिए न्यूरॉन इज द आंसर, न्यूरॉन सेल्स। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प पैरामीशियम मूव आर कॉल्ड। तो अलग अलग ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फ्लैजिला है, माइक्रोविली है, सीलिया है और पीली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्लैजिला को देखते हैं। जो फ्लैजिला होता है, ऑप्शन ए, वो जनरली मूवमेंट के लिए ही काम आता है। लेकिन जो अगर मान लो जैसे फ्लैजिला कहाँ होता है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प्स स्पर्म सेल्स मूवमेंट। तो उसके अंदर एक फ्लैजिला होता है। स्पर्म सेल हैज अ लॉन्ग फ्लैजिलम टेल दैट प्रोपेल इन फॉरवर्ड। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में भी ये देखी गई है फ्लैजिला, जो लोकोमोशन के लिए हेल्प होती है। तो मान लो ये स्पर्म सेल्स हैं, तो ये जो टेल होती है वो क्या करती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है ताकि ये आगे मूव हो सके। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसको मूवमेंट के लिए फ्लैजेला यूज होती है। लेकिन पैरामीशियम में ये नहीं होती। हाँ, मूवमेंट के लिए यूज होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जो पैरामीशियम ऑर्गेनिजम्स है
वो उस उसको मूवमेंट के लिए कौन यूज किया है? माइक्रोविला बी ऑप्शन है। तो वो माइक्रो विली का क्या काम है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़े। चलिए इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कहाँ ये जो माइक्रोविली होगी वो सही है। Which structure increase the absorption surface area of intestinal cells? तो सेल लाइनिंग, तो उसमें अगर माइक्रोविला होगा ऑप्शन तो वो सही हो। रीजन क्या है? सेल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोसेस माइक्रोविला टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एफिशिएंसी। तो जैसे हमने ये स्टमक देखा था, तो स्टमक जैसे खत्म होता है क्या चालू होगा? इंटेस्टाइन चालू होगा, जो बहुत लंबा होगा। उसके अंदर अगर ये इतने पोर्शन को हम जूम करें तो देखिए कैसा होगा। ये बड़ा हुआ, और अगर हम इसको जूम करें इतने स्ट्रक्चर को, ऐसे माइक्रोविली होती है। अब देखो, जैसे यहाँ से फूड प्रोसेस होगा तो वहाँ वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, माल्टोस शुगर होगी। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो क्या, जो इंटेस्टाइन होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ऐसे कर्व भी होगा। तो जो प्रोजेक्शन यहाँ दिख रहे हैं उसके अंदर माइक्रोविला होता है। तो इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। अभी एब्जॉर्प्शन के यहाँ से ब्लड वेसल निकलती है, जहाँ आरबीसी होते हैं, प्लाज्मा होगा, है ना, यहाँ मूवमेंट होता होगा, यहाँ से पूरा ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता होगा। तो उसी दौरान ये वाटर का, ग्लूकोज का और बहुत सारे लिपिड्स का उसका एब्जॉर्प्शन करके ये माइक्रोविला जो होता है, ये जो देखो ये कितना सरफेस है, तो इतने सरफेस में तो बहुत कुछ एब्जॉर्ब होगा क्योंकि इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए H2O ग्लूकोज के। तो वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है माइक्रोविला। ये सारे जो है माइक्रोविला है। और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ग्लूकोज हो गए, वो ब्लड में आएंगे, ब्लड से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं जहां जिसकी जरूरत है। तो इसीलिए माइक्रोविली जो होती है वो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कि भाई पैरामीशियम का मूवमेंट जो होता है वो कौन कराता है, उसमें ये आंसर नहीं है। हाँ, अगर इंटेस्टाइन के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है कि उसमें जो सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, तो फिर माइक्रोविली आंसर होगा। डी डी ऑप्शन है पीली। तो सबसे पहले लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना। तो पीली जो होता है वो पैरामीशियम में लोकोमोशन का स्ट्रक्चर नहीं होता। अभी पीली कहाँ काम आता? तो क्या होता है, अगर ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो प्लांट है या फिर ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है, अभी प्लांट मान लो, तो यहाँ बैक्टीरिया आएगा, अटैच होगा, और यहाँ से एक पीली का फॉर्मेट करेगा, जहां से जो उसके बाद जो डीएनए होगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट के अंदर, और उसी डीएनए से, इसी डीएनए को यूज करके वो अपना डिजीज जो हो स्प्रेड करेगा, अपने आप को भी डबल करेगा क्योंकि डीएनए से पूरा का पूरा वो प्लांट की जो सेल्स होते हैं उसका यूज करके पूरा का पूरा जो भी प्रोटीन बनाना होता है बैक्टीरिया के रिलेटेड, उसके फायदे के लिए वो सब कुछ प्लांट से ही बना लेता है, तो उसको ही फायदा हो जाता है। तो इसी ऐसे ही बैक्टीरिया क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होता है और फिर अपना डीएनए उसको ट्रांसफर करता है,
और वही डीएनए या फिर आरएनए जो भी हो, वो प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोटीन किसको काम आएगा? बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए पीली यूज होता है। अगर ऐसा बोले कि विच बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हेल्प अटैच एंड डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग द कंजुगेशन, तो कंजुगेशन की प्रोसेस है जहां बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है वो ट्रांसफर करता है। तो उसमें पीली सल्फेट को अटैच करने के लिए और जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल को एक्सटेंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक पाइपलाइन जैसा होता है जो अपने आप वो बनाता है, जिससे वो अच्छे से डीएनए पास हो सके। तो अगर पीली ऑप्शन है तो पैरामीशियम में नहीं आएगा, बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उसमें आ सकता है। तो फिर बचा क्या? सी ऑप्शन, सीलिया। तो पैरामीशियम इज कवर ऑफ थाउजेंड ऑफ शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। तो मान लो पैरामीशियम है तो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम सीलिया बोलेंगे। वो कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं और स्विंग थ्रू वाटर। तो पैरामीशियम जनरली वाटर में देखने को मिलता है, तो बहुत सारा वाटर होगा इसमें, तो उसको मूवमेंट करने के लिए ये सीलिया यूज होते हैं। तो इसीलिए पैरामीशियम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको पैरामीशियम को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, मूव, तो वो उसको हम बोलेंगे सीलिया। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है सी। तो ये हम क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं? देखो, ये क्वेश्चन जो है वो हमने और डेप्थ में बताएंगे कि अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, फिर अलग अलग सेल्स की वजह से पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये भी अच्छे से समझ पाएंगे हम। तो इसीलिए फिर देखो, हमने बहुत सारे सेल्स को हमने देखा, फैट सेल देखा, स्किन सेल देखा, मसल सेल देखा, है ना, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उसको देखा। तो अलग अलग सेल्स को हम यहीं से समझ सकते हैं, क्वेश्चन से ही, ताकि हमें अच्छे से सेल्स के बारे में पता चल सके, वो जो कैसे काम करता है, किस तरीके का बना होता है, कैसे कैसे अलग टाइप के सेल्स होते हैं। वहां हमने थियरी में नॉर्मल एग्जांपल से समझा कि क्या फर्क होता है, यहाँ हमने थोड़ा डिटेल में जाना। क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया कि बहुत सारे सेल्स में बहुत डिफरेंस होता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। सो प्लांट सरफेस सेल्स आर सराउंडेड बाय द रिजिड वॉल मेड मेनली ऑफ। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि काइटिन से बना होगा, पेप्टिडोग्लाइसिन से ग्लाइकेन से बना है, सेल्यूलोज से बना है, या फिर केराटिन से बना है। 4 ऑप्शन है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले काइटिन, यहाँ रॉन्ग दिया गया है। तो जनरली काइटिन से नहीं बनती प्लांट सेल्स। देखो, क्वेश्चन में है प्लांट सरफेस सेल्स आर सराउंडेड बाय रिजिड वॉल मेड मेनली ऑफ। जैसे हमने देखा कि एनिमल्स में, पर्टिकुलरली ह्यूमन में, जो स्किन सेल्स होते हैं तो वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स का जो सरफेस होता है वो बहुत ही रिजिड होता है। रिजिड क्यों? क्योंकि उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे हम एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स, ऐसे प्लांट भी है ना। जो हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर आता है ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट एनिमल सब आते हैं। तो उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसका जो सराउंडेड होता है वो किससे बना? पर्टिकुलरली प्लांट। तो चलिए देखते हैं, अलग अलग यहाँ मॉलिक्यूल दिए गए हैं कि कहाँ कौन कौन से बन सकते हैं। उसमें पहले है काइटिन। काइटिन का नहीं बना होता है जनरली प्लांट सेल्स। वो काइटिन जो होता है जनरली कहाँ देखने को मिलता है? फंगल सेल। उसकी जो वॉल होती है फंगस की, वो फंगस की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से।
फंगस उसको एज ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए यूज होता है फंगल बेनिंग। हाँ, कई बार काइटिन इंसेक्ट्स में भी एक्सोस्केलेटन में भी देखने को मिलेगा। इंसेक्ट होते हैं बहुत सारे, तो उसका जो सरफेस होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत सारे काइटिन के बने होंगे, तो उसके जो सरफेस होगा वो पूरा काइटिन का होगा ताकि वो एज अ प्रोटेक्शन काम कर सके। तो काइटिन जनरली कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? फंगल में दिखने को मिलेगा और इंसेक्ट में दिखने को। देखो यहाँ हम जीव सृष्टि के अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर कितने कितने डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और सेल्स किस चीजों से बने होते हैं वो जान रहे। तो अभी हमने इंसेक्ट का देखा, फंगल का देखा, आगे अलग ऑर्गेनिजम्स के देखेंगे ताकि ओवरऑल सेल्स के बारे में हम अच्छे से समझ पाए। बी ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन। तो प्लांट में वो देखने को जनरली नहीं मिलता, वो जनरली देखने को मिलता है बैक्टीरियल सेल। जैसे हमने पहले पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में या फिर बीएससी में कि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो उसके अंदर जो सरफेस होगी, तो बैक्टीरियल सेल की जो वॉल होगी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, अभी जैसे हमने देखा कि जो एनिमल सेल्स है वो उसके अंदर लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, लिपिड के। जैसे हमने एनिमल सेल का एग्जांपल देखा था, ये सेल था पूरे ऐसे ऐसे, हमने पूरा पिक्चर देखा था उसका, उसमें ऐसे बहुत सारे लिपिड का बना हुआ सरफेस था, तो वो जो सेल को स्ट्रक्चर और सपोर्ट दे रहा था। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो होंगे वो अल्टीमेटली पेप्टिडोग्लाइकन के बना, वो भी एक मॉलिक्यूल की चेन है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल की पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। केराटिन है डी ऑप्शन। अभी केराटिन इज अ प्रोटीन जो प्लांट में जनरली नहीं देखने को मिलता। वो कहाँ देखने को मिलता है? जनरली ह्यूमन में, एनिमल में देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि विच प्रोटीन इज अबंडेंट इन द हेयर एंड नेल्स, तो केराटिन एक प्रोटीन होता है जनरली हेयर्स में और नेल्स में देखने को मिलता है। जैसे हम हमारे हेयर देखें, नेल्स देखें, तो वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और दूसरा प्रोटेक्शन करता है जो भी एनिमल स्ट्रक्चर है उसमें। तो वो तो एनिमल के हो गए, तो बचा क्या? काइटिन देखा हमने, इंसेक्ट में और फंगल में होता है। पेप्टिडोग्लाइकन देखा, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है जनरली। केराटिन देखा जो ह्यूमन में, एनिमल में देखने को मिलता है। तो सेल्यूलोज इज ऑप्शन। जो प्लांट सेल होते हैं वो रिजिड सेल्यूलोज से बनते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो वुड होते हैं, जो लकड़ा होता है बहुत ही मजबूत होता है, उसमें बोला है रिजिड वो, इसलिए वो बहुत रिजिड होता है क्योंकि वो सेल्यूलोज से बना होता है और एकदम कॉम्पैक्ट पॉली सुगर से बना होता है। तो प्लांट के अगर सरफेस सेल की बात की जाए तो उसके अंदर जो सरफेस सेल होगा उसका सराउंडिंग जो होगा वो सेल्यूलोज से बनता है। और सेल्यूलोज जो होगा वो पॉलीमर है बहुत सारे शुगर का। शुगर हमने जाना था पहले ही, जो मॉलिक्यूल से सेल्स के अंदर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 है कि सेल स्पेशलाइज फॉर मैकेनिकल वर्क आर। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि मैकेनिकल वर्क के लिए जो स्पेशलाइज सेल होगा वो कौन सा हो। नर्वस सेल तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो तो कम्युनिकेशन में काम करता है, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। फिर ब्लड सेल, फैट सेल और मसल सेल, तो हमने वो भी देखा कि मैकेनिकल वर्क जो करता है मसल सेल करता है। ब्लड सेल जो होगा वो आरबीसी का ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके अंदर जो आरबीसी होगा वो टू CO2 का विनिमय करते हैं। फैट सेल जो होते हैं वो एनर्जी का स्टोरेज करते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो उसका यूज कर सकें।
तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी। तो ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो उसके अंदर हमें क्यों सही है क्यों गलत है वो देखने की जरूरत नहीं, वो हमने अभी भी समझ लिया कि नर्वस सेल्स होते हैं कम्युनिकेशन में होते हैं, इसलिए वो नहीं आएगा मैकेनिकल वर्क में। मसल सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए मैकेनिकल वर्क में काम आते हैं। तो मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स जनरेशन फॉलोइंग मूवमेंट एंड मैकेनिकल वर्क। नर्वस सेल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। अगर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल, अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल आए तो बोलेंगे कि नर्वस सेल्स। इलेक्ट्रिक और केमिकल दोनों में से कोई भी आए तो हम नर्वस सेल बोलेंगे। ब्लड सेल है, वो फोर्स नहीं जनरेट करते मूवमेंट का। हाँ, अगर ऐसा बोले कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है तो हम बोलेंगे कि रेड ब्लड सेल जो है वो आएगा, क्योंकि आरबीसी जो होते हैं ऑक्सीजन करते हैं किसकी यूज, ऑक्सीजन कैरी करते हैं किसकी यूज से, हीमोग्लोबिन। तो जो पूरा आरबीसी बना होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 4 होंगे, तो वहां वो O2 का स्टोरेज करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ, तो ऑर्गन होंगे, ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज होंगे उसके अंदर जो सेल्स होंगे उसको पहुंचाना है। क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि सेल जो होता है वो काम तो हर चीज करे, लेकिन अगर अगर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है, ऑर्गन जो होता है उस तक पहुंचाने के लिए वो सराउंडिंग से हर चीजें लेता है। जैसे वाटर सराउंडिंग में है तो जब हम डाइजेशन होता रहता है, जब हम पानी पीते हैं तो वो भी इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड में जाएगा, ब्लड में से सीधा सेल्स को जाएगा, अगर सेल्स को जरूरत होगी तो वो ले लेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन की नीड होती है, बहुत सारे प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस से लेकर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको फंक्शन करने के लिए O2 CO2 का इंपॉर्टेंस रहता है, पीएच मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स के काम होते हैं जिसमें O2 का रोल होता है, तो उस O2 को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। तो यहां हमने देखा कि एक सेल जो डिफरेंट फंक्शन करता था वही सेल दूसरे सेल को काम आए जो वो भी अलग काम करता है। तो ऐसे सेल एक दूसरे को काम आते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म ऐसे ही मेंटेन रहता है। फैट सेल मेनली स्टोरेज एनर्जी एंड प्रोवाइड इंसुलेशन। तो वो एनर्जी का स्टोरेज करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज की बात की जाए कि कौन से जो सेल होते हैं जो लॉन्ग टर्म एनर्जी का स्टोरेज करते हैं तो वो होते हैं फैट सेल। फैट सेल एक इन जनरल टर्म है, उसको स्पेसिफिकली बोला जाए तो एडिपोसाइट्स। ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड, क्योंकि उसमें फैटी एसिड होता है तो इसलिए उसको फैट सेल बोलेंगे। उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी होता है, तो ऐसे फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज करते हैं जो बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तभी जब अगर इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होगी तो जनरली ग्लूकोज से काम चला लेंगे, नॉर्मल सेल में वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज से भी खत्म हो गई एनर्जी तो उसके बाद आएगा जो स्टोरेज से जो पहले से स्टोर किया गया है उसका हम यूज करेंगे। चलो अभी ग्लूकोज खत्म हो गया तो अभी ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो पूरे उसका मेटाबॉलिज्म चालू होगा और उससे एटीपी जनरेट होंगे और एटीपी से पूरा फंक्शन होगा, बहुत सारे प्रोटीन काम करेंगे और ऐसे ही सेल मेंटेन रहेंगे। तो हमने ये ऑप्शन देख लिए। तो स्पेशलाइज सेल फॉर मैकेनिकल वर्क की केमिकल वर्क इज मसल सेल्स। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड इन प्रोटीन, लिपिड, डीएनए या कार्बोहाइड्रेट। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं तब हम उसको अलग अलग
कंपार्टमेंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवंत जीव है, वो क्या स्टोर करते हैं एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन होती है जो वन बाय वन पास होती है एक सेल से दूसरे सेल तक। अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास नहीं करता, जैसे हमने थियरी में देखा कि प्रोटीन तो एज ए प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो सारे काम करता है, एज ए सैनिक की तरह काम करता है। लिपिड जो होता है, हमने लिपिड का काम देखा कि वो जो एनिमल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड होता है, जो मेम्ब्रेन का काम करता है, एक तो प्रोटेक्शन का और दूसरा कंट्रोलर का काम। कार्बोहाइड्रेट मेनली शुगर्स होते हैं, तो वो एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। डीएनए होता है। चलिए, डीएनए कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग प्रोटीन एंड मेंटेन लाइफ। कैसे? ये डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, वही आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनेगा ऐसे। और वो क्या करेगा? वर्क करेगा, ट्रांसपोर्ट का करेगा। फिर वही प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा, तो वो मेटाबॉलिज्म में काम करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी से वो मूवमेंट भी काम मूवमेंट करा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो होता है वो प्रोटीन करता है। अल्टीमेटली वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, नहीं बनाना है। सारा का सारा ऑर्गेनिज्म एक डीएनए की इंफॉर्मेशन से बन सकता है अगर वो सेल के अंदर है। इसीलिए डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। ये ऐसा है कि एक, इसको ऐसे बोलो कि एक रेसिपी बुक है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। फाइनल अगर हमें केक बनाना है तो इस बुक की जरूरत हो। तो बुक के अंदर स्टोरेज होती है सबकी इंफॉर्मेशन। प्रोटीन क्यों नहीं आएगा? प्रोटीन परफॉर्म फंक्शनल बट डू नॉट सर्व एज अ प्राइमरी हेरिडिटरी मटेरियल। हाँ, वो काम करता है, फंक्शन करता है, लेकिन प्राइमरली बनेगा कैसे? डीएनए से। हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि आनुवंशिक एक मटेरियल होता है जिसके अंदर सारी चीजें रखती है। लिखा होता है कि एज अ रेसिपी कि क्या बनाना है क्या नहीं। कहाँ प्रोटीन करेक्ट होगा? विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज एंजाइम। तो हमने पहले ही देखा कि एंजाइम का काम रहता है कैटालाइज रिएक्शन। तो जो पूरी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म में, जो रिएक्शन होगा एक मॉलिक्यूल से फिर दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हेल्प करने का काम होता है एंजाइम। फिर लिपिड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लिपिड स्टोरेज एनर्जी। हाँ, एक तो एज स्टोरेज एनर्जी काम करेगा, जैसे हमने देखा एडिपोज टिश्यू होते हैं उसके अंदर स्टोरेज होता है। दूसरा, वो मेम्ब्रेन बनाएगा, लेकिन वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करेगा क्योंकि उसका काम अलग है ना। अगर लिपिड करेक्ट होगा तो कहाँ होगा? अगर क्वेश्चन ऐसा है कि विच बायोमोलिक्यूल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेल है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है उसके बना होता है। ये जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होगी? किस बायोमोलिक्यूल से बनी होगी? तो वो होगा लिपिड, फोस्फोलिपिड। तो उसके अंदर ऐसे लिपिड होगा और एक फोस्फेट होगा, पी नेगेटिव। और ये लिपिड जो होगा बहुत सारे कार्बन की चेन का बना होगा, ऐसे CH2 जैसे हम केमिस्ट्री में देखते हैं, ये तो ऐसा स्ट्रक्चर और बहुत सारे लिपिड बना के पूरी ये इसका बड़ा वर्जन पूरी लेयर बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, वो एनर्जी सोर्स के लिए काम करते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए लिपिड काम आते हैं एनर्जी, और हाँ, वो सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, दो काम है उसके। लेकिन इन जनरल कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं। कौन सा? जनरली ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, माल्टोज, ये सब सारी जो शुगर्स होती हैं उसको हम शुगर भी बोलेंगे। वो उसको क्या इन जनरल टर्म है? कार्बोहाइड्रेट्स। सेल्यूलर फ्लूइड, जैसे गाड़ी फ्यूल से चलती है वैसे सेल भी जनरली ग्लूकोज से चलता है।
इससे हमें यह भी पता चला कि सेल के अंदर ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज फोल्ड। देखो, ये सेंट्रल डोग्मा में हमने देखा था। देखिए, पहले फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये डीएनए है, डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, क्योंकि दो सेल भी बना है तो दो डीएनए भी चाहिए, तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलेंगे। ये जो बी वाला ऑप्शन होगा, अगर वो डीएनए से डीएनए बनाता है। फिर मान लो डीएनए बन चुका है, अब इसको आरएनए बनाना है, यानी कि सिंगल वाला, ऐसे ऐसे एक टुकड़ा यहाँ का उनको बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? अगर उसी आरएनए से प्रोटीन बनाना है जो अल्टीमेटली काम करे, जनरली ऐसा ही होता है। अगर ऐसा हम सिंपल टर्म में करें, ये जो काम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ये सारी चीजें हम अभी बस याद रख लेनी है। ये हम मोलिकुलर बायोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे। और मान लो, और अगर फर्दर हमें आरएनए से ही पूरा डीएनए बनाना, तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम सेंट्रल ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जो डीएनए के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है, उसको अगर आरएनए में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी प्रोसेस होगी वो? ट्रांसलेशन नहीं होगी। ट्रांसलेशन कब होगा? जब आरएनए से प्रोटीन बने। अभी तो पहले आरएनए को बनाना हमें। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो डीएनए से डीएनए बनाता है, हमें डीएनए से आरएनए बनना। म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए है, हमने पहले भी देखा है थियरी में, ऐसे बेस पेयर होती है। अगर यहाँ एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, यानी कि पहले मान लो ए था, उसी जगह टी हो जाए, तो क्या होगा? चेंज हो गया। चेंज यानी म्यूटेशन। तो चेंज भी नहीं हुआ, हमें तो बनाना है आरएनए पूरा का पूरा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो डी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डीएनए इज कॉपी इनटू आरएनए। सेंट्रल डॉग्मा हमने देखा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तो उस स्टेप को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे उसको ट्रांसलेशन? अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आरएनए इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन, आरएनए बन चुका है, अगर उससे प्रोटीन बनाना है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बनेंगे? ट्रांसलेशन। राइबोसोम, हमने सेल का एक कंपोनेंट देखे थे, राइबोसोम, जो आरएनए को लाते हैं और इस आरएनए को पढ़ते हैं और उस हिसाब से एमिनो एसिड को जोड़ते हैं। उस एमिनो एसिड से पूरा बनता है प्रोटीन, जो काम करता है रेप्लिकेशन। डीएनए की कॉपी बनाता है। जैसे हमने देखा सेल डिवीजन, डुप्लीकेशन। तो जब सेल डिवीजन होता है, एक से दो सेल बनते हैं, तब डीएनए भी एक से दो बने, क्योंकि दोनों में सेम चाहिए, इसलिए तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलेंगे। म्यूटेशन, म्यूटेशन है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना। वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन उसमें चेंज लाता है। जैसे हमने देखा, एक ही जगह टी डाल दो तो वो इंफॉर्मेशन चेंज होगी ना। कि मान लो अगर हम रेसिपी में नमक डालना था, तो वही हटा दो कि नमक नहीं डालें, या फिर कुछ चीनी डाल लें, तो पूरा रेसिपी ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही म्यूटेशन का काम होता है चेंज करना। व्हाट इज द परमानेंट अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड म्यूटेशन?
तो वही म्यूटेशन जो होता है जेनेटिक वेरिएशन डालता है। जैसे हमने देखा इवोल्यूशन के पार्ट में थियरी वाला जो था सेल का इवोल्यूशन, कि बैक्टीरिया भी हुआ, फिर एनिमल बेस्ड सेल भी हुआ, प्लांट सेल भी हुआ, सारे सेल सेल थे लेकिन बहुत डिफरेंट हुए। क्यों डिफरेंट हो गए? क्योंकि इन्फॉर्मेशन में ही चेंज हो गया। जैसे हमने देखा किसी में चीनी हो चला गया, किसी में नमक ही रहा, तो अलग अलग रेसिपी बनी, तो अलग अलग सेल भी बने। तो वही रीजन है, म्यूटेशन इज द इंपॉर्टेंट रीजन विच गिव द डिफरेंट लाइफ फॉर्म। पूरा जिस जीवन सृष्टि का जो निर्माण किया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, वो इसी की वजह से हुई। दिस इज द वन ऑफ रीजन। तो ये तो